नमस्कार साथियों, मैं हुमैद द्विवेदी द कलेक्टिव लर्निंग में आपका स्वागत करता हूं। तो हम लोग इस एनसीईआरटी का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली सभी तो तैयारी कर लेते हैं मैथ की, रीजनिंग की और इंग्लिश की, बट उनको समस्या आती है जीके में। जीके के लिए बेसिक से एडवांस तक पढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर काम होगा। इसी को देखते हुए हम आज एनसीईआरटी की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। ये क्लास 6 की हिस्ट्री है और हमारे अतीत फर्स्ट नाम से बुक आती है। तो इसका आज फर्स्ट चैप्टर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो सूची है, यहाँ पे टोटल 11 चैप्टर दिए हुए हैं। मैं सभी चैप्टर को आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूँगा। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 1, क्या, कब और कहाँ। रसीदा नाम की एक लड़की होती है। रसीदा बैठी अखबार पढ़ रही थी। अचानक उसकी निगाह एक सुर्खी पर पड़ी। 100 साल पहले। वह सोचने लगी कि यह कैसे जान सकते हैं कि इतने वर्षों पहले क्या हुआ था। ये एक छोटी सी बच्ची थी। ये एक अखबार पढ़ रही होती है। अखबार पढ़ते हुए उसकी निगाह किसी सुर्खी या किसी न्यूज़ पर पड़ती है। वहाँ पे लिखा होता है 100 साल पहले। तो उसके मन में ये सवाल चलने लगता है कि ये 100 साल पहले क्या हुआ था, ये कोई कैसे जान सकता है। कैसे पता लगाएं कि क्या हुआ। यह जानने के लिए कि कल क्या हुआ था, तुम या रेडियो सुन सकते हो, टेलीविज़न देख सकते हो या फिर अखबार पढ़ सकते हो। साथ ही यह जानने के लिए कि पिछले साल क्या हुआ था, किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर सकते हैं जो उस समय रहा हो, उसकी याद में हो। लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था, ये कैसे जाना जा सकता है। जैसे कि हज़ारों साल पहले या 10,000 साल पहले क्या हुआ था, इसके बारे में हम कैसे जानकारी निकाल सकते हैं। तो अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में यहाँ पे सबसे पहले तो ये क्वेश्चन किया गया कि अतीत के बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं। अतीत के बारे में बहुत कुछ जाना जा सकता है। जैसे कि लोग क्या खाते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, किस तरह के घरों में रहते थे। हम आखेटक का मतलब होता है जो शिकार किया करते हैं, जंगलों में रहते हैं, अपना भोजन के लिए दूसरे जानवरों पशु पक्षियों का शिकार करते हैं, उनको आखेटक बोला जाता है। पशुपालकों के बारे में कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हम हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, हम यह भी पता कर सकते हैं कि उस समय बच्चे कौन से खेल खेलते थे। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के कई खिलौने मिले, जैसे कि हल मिला और भी कई तरह के खिलौने मिलते हैं। उनसे हम यही जानकारी निकाल सकते हैं कि उस समय के बच्चे क्या खेल खेलते थे, कौन सी कहानियाँ सुना करते थे, ये भी हम जान सकते हैं। कौन से नाटक देखा करते थे या फिर कौन से गीत गाते थे। कोई भी समाज हो, अभी का हो या प्राचीन काल का, हर समय ये परिस्थितियाँ उपस्थित होती हैं। वहाँ के बच्चे कुछ ना कुछ खेलते हैं, कुछ न कुछ किसी प्रकार का नाटक देखते हैं और वहाँ पे गीत भी गाते हैं। तो यही सब है कि अतीत के बारे में हम इतनी सारी जानकारियाँ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। लोग कहाँ रहते थे। मानचित्र 1 पृष्ठ 2 पे दिया गया है। वहाँ पे नर्मदा नदी का पता लगाना है। तो फिर आगे जब आएगा मैप तो वहाँ पे देखेंगे। कई लाख वर्ष पहले लोग इस नदी के तट पर रहा करते थे। कई लाख वर्ष पहले इस नदी के तट पर रहा करते थे। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। संग्राहक का मतलब हुआ जो जंगलों से फल फूल कंदमूल वगैरह इकट्ठा करके अपने लिए रखते थे खाने के लिए। तो जो चीज़ें संग्रह करते हैं उनको संग्राहक बोला जाता है। तो ऐसे लोग क्या थे, जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़, फूल, जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे। वे जानवरों का शिकार भी किया करते थे। तो नर्मदा नदी में कई लाख वर्ष पहले जो व्यक्ति रहते थे वो एक कुशल संग्राहक थे और जंगलों से ही अपना सामान जो भी खाने पीने का था उसको इकट्ठा किया करते थे और जानवरों का शिकार भी किया करते थे। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं नर्मदा नदी। अगर यहाँ पे देखें तो ये रही नर्मदा नदी। यहाँ पे ये दी है नर्मदा नदी। यहीं के आसपास वो लोग रहते थे लाखों वर्ष पहले। उत्तर पश्चिम की सुलेमान और गिरधर पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे देखें, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है और इधर वेस्ट होता है। तो हमको किधर देखना है, उत्तर और पश्चिम में। तो यहाँ पे देखिए ये सुलेमान हो गया और ये गिरधर पहाड़ियाँ यहाँ पे दी गई है। इसी के बारे में यहाँ पे जानकारी दी जा रही है। इस क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8,000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ तथा जौ जैसी फसलों को उगाना प्रारंभ किया था। यानी कि सुलेमान और गिरधर जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे लोग लगभग 8,000 पहले सबसे पहले कृषि किए थे। और सबसे पहले कृषि में क्या उपजाया गया था, गेहूँ और जौ जैसी फसलों का उत्पादन किया गया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालना शुरू किया। ये लोग गांवों में रहा करते थे। जैसे हमारे यहाँ की हड़प्पा सभ्यता के बारे में जो हम पढ़े, वो लोग शहरों में रहा रहते थे। वो एक शहरी सभ्यता थी। पर यहाँ पे जिसकी बात की जा रही है वो कैसी थी, ग्रामीण थी।
उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ। तो यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया उत्तर ऊपर की तरफ और इधर हो गया पूर्व। यहाँ पे देखिए ये है गारो पहाड़ियाँ और विंध्य पहाड़ियाँ यहाँ पे ये मध्य है। इसी के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ऐसे क्षेत्र थे जहाँ कृषि का विकास हुआ। सबसे पहले चावल उपजाया गया, ये स्थान विंध्य के उत्तर में है। यानी कि यहाँ पे भी कृषि का उत्पादन किया गया, कृषि की गई। और सबसे पहले कौन सी चीज़ यहाँ पे उपजाई गई थी? यहाँ पे चावल का उत्पादन किया गया था और यहाँ पे जौ और गेहूँ का उत्पादन किया गया था। नदियाँ यहाँ पे दी गई हैं जो कि भारत से, हमारे प्यारे भारत से निकलती हैं और पाकिस्तान में जाकर यहाँ पे समाप्त होती हैं। इनका उद्गम हमारे भारत में है और इसका समापन पाकिस्तान में जाकर के होता है। तो यही है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियाँ किसे कहते हैं? मान लीजिए कोई नदी चल रही है, उस नदी में कोई छोटी छोटी आकर के जितनी भी नदियाँ मिल जाती हैं वो इसकी सहायिका या फिर उसकी ट्रिब्यूटरी कहलाती हैं। लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के बारे में आप पढ़ते हैं वो एक नगरीय सभ्यता थी। इसके पहले हमने जो पहाड़ियों पे जो हमने अभी सभ्यता पीछे पढ़ा वो कैसी थी? ग्रामीण थी। तो यहाँ के पे 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे आरंभिक नगरों का विकास होता है। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। सिंधु नदी के आसपास जो नगर का विकास हुआ वो 4700 वर्ष पूर्व होता है। और ये जो गंगा नदी है और इसकी सहायक नदी की और समुद्र के तटों के पास नगरों का विकास 2500 वर्ष पूर्व हुआ। गुजरात में एक लोथल है, यहाँ पे लोथल है जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन, ये समुद्र के किनारे है, ये एक नगर था। इसी तरह से कई और नगर यहाँ पे बने हुए थे जो कि समुद्र के किनारे और ये गंगा नदी के आसपास थे। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में बिहार नाम से जाना जाता था। यहाँ पे मयसाली थे और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के कई हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई थी। यानी मगध एक ऐसा साम्राज्य था जो कि काफ़ी विशाल साम्राज्य था और इसके जैसे और भी कई साम्राज्य भारत देश के अलग अलग हिस्सों में बने थे। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की है। अच्छा, यात्राएं क्यों की जाती हैं? कोई किसी काम से जाता है, कोई रोज़गार के लिए, कोई रिश्तेदार से मिलने के लिए, इसी सब के लिए तो लोग यात्राएं किया करते हैं आज। तो यही पहले भी होता था। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़, रेगिस्तान, नदियां तथा समुद्र के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। ये तो आज के समय में भी है। जहाँ पे ज़्यादा पानी भर जाए या रेगिस्तान हो या पहाड़ हो, वहाँ पे यात्राएं करना आसान नहीं होता। तो यही पहले के ज़माने में भी होता था। जहाँ पे ऐसी ज्योग्राफी होती थी वहाँ पे यात्राएं करने में काफ़ी मुश्किल या कठिनाई का सामना करना पड़ता था। फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। मतलब इतनी समस्याएं होने के बाद भी तो किया ही करते थे। कभी लोग काम की तलाश में जाते थे, कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। तो मान लीजिए कभी कोई डिजास्टर आ गया, अर्थक्वेक या फिर भूस्खलन वगैरह परिस्थिति आ गई, तो ऐसे में क्या होता है, लोग एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर जाया करते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्र पर विजय हासिल करने के लिए भी जाती थी। एक राजा दूसरे राजा के ऊपर जब आक्रमण करता था तो उसके लिए सेनाएं काफ़ी लगती थी। उन सेनाओं का भी आवागमन हुआ करता था। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। व्यापारी जो होते थे वो भी अपना सामान बेचने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाया करते थे। अब लोग भी जाकर के गांव-गांव में या शहर में अपने सामान बेचा करते हैं। तो यही प्रक्रिया पहले भी चला करती थी। धार्मिक गुरु जो थे लोगों को शिक्षा और सलाह देते हुए एक गांव से दूसरे गांव तथा कस्बे से दूसरे कस्बे जाया करते थे। जो धार्मिक गुरु होते थे वो भी अपने ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। कुछ लोग नए रोचक स्थानों को खोजने की चाह में उत्सुकता बस भी यात्रा किया करते थे। आजकल भी लोग ब्लॉग बना रहे हैं, नए नए जनरेशन के बच्चे, तो ये सब क्या कर रहे हैं? यही कर रहे हैं, रोचक स्थानों की खोज कर रहे हैं। उनको उत्सुकता है कि नए नए जगहों पर जाके देखें। यही लोग पहले भी किया करते थे। इन सभी यात्राओं से लोगों को एक दूसरे के विचारों को जानने का अवसर मिला। अगर कोई नया व्यक्ति कहीं पे जाएगा तो अपने विचार वहाँ पे आदान प्रदान करेगा और दूसरे के विचार मतलब अपने विचार वहाँ पे देगा और दूसरों के विचार अपने अंदर लाएगा। आज के लोग यात्राएं क्यों करते हैं? एक बार फिर से मानचित्र 1 को देखो। पहाड़ियाँ, पर्वत और समुद्र इस उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करते हैं। हालांकि लोगों के लिए इन सीमाओं को पार करना आसान नहीं था।
पर जिन्होंने कोशिश किया, जिन्होंने ऐसा चाहा, वो इसको पार कर सके, पर्वतों की ऊंचाई को छू सके, गहरे समुद्र को पार कर सके। उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ पे आए। ये तो आपको पता ही है, हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। कुछ लोग आते थे तो सोने की चिड़िया में अच्छा काम करते थे हमारे देश के लिए, कुछ लोग आए कि सोने की चिड़िया को ही बर्बाद करके चले गए। लोगों की इस आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। जब कहीं और से कोई व्यक्ति हमारे भारत देश में आएगा तो यहाँ पे अपने विचार, अपनी संस्कृति भी लेके आएगा और यहाँ की संस्कृति भी वो सीखेगा। तो मान लीजिए वो वापस जाता है तो यहाँ की संस्कृति कहीं और ले जाएगा। इस तरह से संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ करता है। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने, यहाँ तक कि भोजन पकाने के नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अगर कोई नया व्यक्ति कहीं और से आया है या यहाँ का व्यक्ति कहीं और गया, उसके जो भी तौर तरीके होंगे वो दूसरे देखेंगे तो उसको भी अपनाते हैं। देश के नाम, अपने देश के लिए हम प्राय इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृति में सिंधु कहा जाता है। अपने एटलस में ईरान और यूनान का पता लगाओ। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस कहा। देखिए ईरान और यूनान इस मैप में देखते हैं कहाँ पे ईरान और यूनान इधर पड़ते हैं। ये पूरा एशिया का मैप नहीं है, पूरे एशिया के मैप में आप देखेंगे तो इधर ईरान पड़ेगा। तो यहाँ के लोग उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। जैसे कि ये मान लीजिए एक बॉर्डर लाइन है, तो इधर से लोग आते हैं और इधर हमारे प्यारे भारत के लोगों को क्या कहते हैं, इस भूमि प्रदेश को इंडिया कहते हैं। ठीक है। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। भारत जो अभी पड़ा है ये भारत नाम के एक समूह के ऊपर पड़ा है। ये समूह कहाँ पे रहा करता था, उत्तर पश्चिम में रहा करता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक 2500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में भी मिलता है। बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ऋग्वेद जितने भी वेद हैं, भारत देश में 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक अथर्ववेद, जिनमें से ऋग्वेद सबसे पुराना है, जिसकी रचना 3500 वर्ष पूर्व की गई थी। सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है, ऋग्वेद में भी इसकी जानकारी मिलती है। अतीत के बारे में आइए अब देखते हैं, अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं। अतीत के बारे में जानकारी हम कई तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। इनमें से एक तरीका है अतीत के बारे में लिखी गई पुस्तकों को पढ़ना। हम लोग कर क्या रहे हैं, यही कर रहे हैं। अतीत के बारे में जो पुस्तकें हमारे पास लिखी मिल रही हैं उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती हैं। पांडुलिपि क्यों कही जाती हैं, क्योंकि इनको हाथों से लिखा गया है। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट शब्द मेनु एक लैटिन शब्द से बना है, जिसमें से मेनु का अर्थ है हाथ से निकला। ये पांडुलिपियाँ प्रायः ताड़पत्र अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भोज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती हैं। तो पांडुलिपियाँ क्या होती हैं, जिनको हाथ से लिखा जाता है। ये बनती किससे हैं, भुर्ज नामक पेड़ की छाल से या फिर भुर्ज नामक पेड़ की छाल से ये विशेष तरीके से बनाई जाती थी। यहाँ पे एक पांडुलिपि दी गई है, इसके बारे में आप देख लीजिए। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। भुर्ज पेड़ की छाल से बनी ऐसी एक पांडुलिपि यहाँ पे दी गई है। ये किसी ताड़ या फिर भुर्ज नामक पेड़ के छाल से बनाई गई है। इस तरह की होती थी कई, इस तरह की जब एक साथ मिला करके यहाँ पे फिर उसको पिन से कनेक्ट कर दिया जाता था और यहाँ पे इस तरह से लिखा जाता था हाथ से, इसीलिए इसको पांडुलिपि कहा जाता था। इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़ों ने खा लिया तथा कुछ नष्ट कर दी गई। अगर पेड़ के तने से बनी हुई हैं वस्तुएं तो ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएंगी। मिट्टी में दबने के कारण या फिर जलवाष्प की जो भी होती हैं, इन सभी की वजह से ये नष्ट हो जाती हैं, या फिर अगर इनसे नहीं होती कीड़े भी उसको खा सकते हैं। ऐसी कई पांडुलिपियाँ आज भी उपलब्ध हैं। प्रायः ये पांडुलिपियाँ मंदिरों और बिहारों में प्राप्त होती हैं। बिहार क्या होता है, जहाँ पे बौद्ध धर्म के गुरु और उनके शिष्य रहा करते थे, साधना किया करते थे, ऐसे स्थानों को बिहार कहा जाता है। इन पुस्तक में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों, विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। ये धार्मिक पुस्तकें जो भी हुआ करती थी, इनमें क्या लिखा जाता था, अपनी मान्यताओं के बारे में, उनके व्यवहार, उस समय के राजाओं के जीवन के बारे में जानकारियाँ मिलती हैं।
औषधीय तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा उसमें की जाती है, उसी की जानकारी हमको मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। क्या आप किसी महाकाव्य का नाम बता सकते हैं अगर जानते हैं? इनमें से कई संस्कृत में लिखे हुए मिलते हैं, जबकि अन्य प्रकृत और तमिल में हैं। प्रकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। तो जैसे हमारे यहाँ का रामायण हो गया, रामायण क्या है? एक महाकाव्य है। यहाँ के आम लोग प्रकृत भाषा का उपयोग किया करते थे। हम अभिलेखों का भी अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए मिलते हैं। अभिलेख क्या कहलाते हैं? पांडुलिपियाँ, देखिए पांडुलिपियाँ तो हो गई जिनको हाथ से लिखा जाता है, और अभिलेख क्या कहलाते हैं? जिनको पत्थर या फिर कठोर चट्टान, जैसे कि कठोर चट्टानों या फिर खंभों में या फिर किसी धातु के बने प्लेट पे भी जिसको लिखा जाए उसको अभिलेख बोला जाएगा। ये लेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए मिलते हैं। कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें तथा उनका पालन कर सकें। ये क्यों लिखवाए जाते थे? राजा अपना आदेश लिखवाता था ताकि लोग उसको पढ़ें और पालन करें। यहाँ तक कि कुछ लोग भी थे जो बड़े बड़े उस समय साहूकार वगैरह, मतलब ऐसे लोग थे, वो भी अपने लिए लेख लिखवाते थे अपना गुणगान करने के लिए। आज भी आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कोई भी काम कराती है वहाँ पे शिलान्यास करवाती है। वो इसीलिए होता था कि उसको लोग देख सकें, काफ़ी लंबे समय तक उसको पढ़ सकें, याद रख सकें। कुछ अन्य प्रकार के लेख भी मिलते हैं जिनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। उदाहरण के लिए प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। कोई भी शासक होता था और जब दूसरे राज्य पे आक्रमण करता था और वहाँ से विजयी होकर के आता था तो अपनी विजय गाथाओं को इस तरह के अभिलेखों में लिखवाया करता था ताकि लोग उसको काफ़ी लंबे समय तक याद रख सकें। उन्हीं अभिलेखों की वजह से ही आज हम कई राजाओं के बारे में जान सकते हैं। क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने से क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाई आती है? ये क्वेश्चन है, इसके बारे में आंसर अगर आपके दिमाग में आ रहा हो तो सोचिए, नहीं तो फिर आगे तुम्हें बताऊंगा ही। लगभग 2250 वर्ष पूर्व यह अभिलेख वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से प्राप्त हुआ था। भारत के नॉर्थ वेस्ट में अफगानिस्तान पड़ता है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। अशोक मगध राज्य का एक महान शासक था, मौर्य साम्राज्य का एक महान शासक था। उसने कलिंग पे विजय प्राप्त किया था। कलिंग कहाँ है? उड़ीसा में। वहाँ के राजा को हरा करके फिर उसका मन परिवर्तन होता है तो उसने बौद्ध धर्म को भी अपना लिया था। तो हमारे प्यारे भारत के प्राचीन इतिहास में कौन ऐसा राजा था जिसने कलिंग पे विजय प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म अपनाया था? वो अशोक था, एक महान शासक था। इस शासक के विषय में अध्याय 8 में डिटेल में दिया गया है, वहाँ पे पढ़ेंगे। जब हम कुछ लिखते हैं तब हम किसी लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपियाँ अक्षरों अथवा संकेतों से बनी हैं। जब हम बोलते हैं तब किसका यूज करते हैं? बोलने के लिए हम भाषा का उपयोग करते हैं, पर लिखने के लिए हम किसी न किसी लिपि का उपयोग करते हैं। जिन अक्षरों का हम उपयोग करते हैं लिखने के लिए वो लिपि कहलाती है। जब हम कुछ बोलते अथवा पढ़ते हैं तब हम एक भाषा का प्रयोग करते हैं। यह अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाले यूनानी तथा अरामेइक नामक 2 विभिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया। अशोक ने 3 तरह की लिपि का प्रयोग किया था। एक ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया था, एक ये अरामेइक लिपि का उपयोग किया था, और एक यहाँ पे क्या है? यूनानी लिपि। ब्राह्मी लिपि का अधिकतम उपयोग हमारे भारत के अंदर ही किया था, और ये यूनानी और अरामेइक लिपि का उपयोग भारत देश के बाहर किया था उसने कुछ जगहों पर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक प्राचीन नगर से प्राप्त इस तरह के पात्र 4700 वर्ष पुराना है ये पात्र, और यहाँ पे इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व होता था। ये इस तरह के सिक्के हैं चांदी के बने हुए। हमारे द्वारा आज प्रयोग में आने वाले सिक्कों से ये सिक्का किस तरह से भिन्न है आप देख सकते हैं। आज के समय जो भी हम सिक्का यूज कर रहे हैं वो राउंड शेप का सर्कल होता है। इसका शेप कुछ फिक्स नहीं है, किसी भी तरह का बना हुआ है। यहाँ पे छाप किसी मोहर से लगाई गई है। छाप तो भी बनती है पर वो नई टेक्नोलॉजी के अनुसार बनती है। इस घड़े को आप देखिए ध्यान से, कब कितना पुराना हो गया पर अभी तक ये बचा कुचा काफ़ी अच्छा दिख रहा है। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई जाती थी। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। यानी जो भी पुरानी वस्तुएं हैं, पुराने सिक्के, पुरानी या खुदाई के दौरान मिले हुए जो भी वस्तुएं हैं, उन सभी का अध्ययन करने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है? पुरातत्वविद।
इंडियन आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया नाम से एक संस्था है भारत सरकार की। उसके अंदर जो भी व्यक्ति आते हैं वो यही काम करते हैं, वो पुरातत्वविद ही होते हैं। पुरातत्वविद क्या करते हैं? पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेष, चित्रों का, मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों का भी वो कलेक्ट करके उसके बारे में भी अध्ययन करते हैं तथा कुछ सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन भी किया करते हैं और खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी, कुछ धातु की बनी हो सकती हैं। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट न होने वाले होते हैं। पुरातत्वविद जानवर, चिड़िया तथा मछलियों की हड्डियां भी ढूंढते हैं। क्यों ढूंढते हैं? इसलिए ढूंढते हैं कि उससे ये पता चलता है कि उस समय के लोग क्या खाते हैं। इससे उन्हें यह जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते थे। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं क्योंकि वो मिट्टी में दब करके नष्ट हो जाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो ये जले हुए रूप में बचे रहते हैं। मान लीजिए कोई अन्न का दाना जैसे गेहूँ हो गया, अगर वो थोड़ा सा जल गया है, काला पड़ गया है, तब वो काफ़ी लंबे समय तक पड़ा रहेगा, तब फिर और ज़्यादा वो नष्ट नहीं होगा। बट अगर बिना जला हुआ है तो वो धीरे धीरे ज़मीन में पड़े पड़े सड़ जाता है। क्या पुरातत्वविदों को बहुधा कपड़ों के अवशेष मिलते होंगे? कपड़ों के अवशेष कहाँ से मिल पाएंगे जब पेड़ पौधे के ही अवशेष नहीं बच पा रहे हैं? तो इतने लंबे समय तक वो कैसे बच पाएगा? वो भी ज़मीन के अंदर खराब ही हो जाता है। पांडुलिपियों, अभिलेखों तथा पुरातत्व से जानकारियों के लिए इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। स्रोत मतलब क्या हुआ? उनके काम की चीज़ के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी उनके लिए क्या है? स्रोत कहलाती हैं। इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। पुरातत्वविद वो व्यक्ति होता है जो इनके बारे में जानकारी इकट्ठा करके उसकी जानकारी रखता है, खुदाई करता है। और इतिहासकार क्या होता है? उन सभी वस्तुओं को जोड़ करके एक क्रम में एक इतिहास लिखने का काम करते हैं। स्रोत से प्राप्त होते ही अतीत के बारे में पढ़ना बहुत रोचक हो जाता है। यानी कोई भी स्रोत हमें जब मिल जाता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया घड़ा पड़ा था, यहाँ पे एक घड़ा था, कुछ सिक्के थे, कुछ पांडुलिपियाँ थी, उनसे क्या हो जाता है? अतीत के बारे में पढ़ने में रोचकता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि इन स्रोतों की सहायता से हम धीरे धीरे अतीत का पुनर्निर्माण करते जाते हैं। अतः इतिहासकार तथा पुरातत्वविद उन जासूसों की तरह हैं जो इन सभी स्रोतों का प्रयोग सुराग के रूप में कर अतीत को जानने का प्रयास करते हैं। अतीत एक या अनेक, जैसा कि तुमने इस पुस्तक के शीर्षक हमारे अतीत पर ध्यान दिया, यहाँ अतीत शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में किया गया है। अतीत किसी एक इंसान का तो होता नहीं, अतीत हर इंसान का अलग अलग हो सकता है, इसीलिए अतीत एक नहीं अनेक है। इसी के बारे में यहाँ पे दिया गया है कि इसका प्रयोग बहुवचन के रूप में इसीलिए किया गया। ऐसा इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाने के लिए किया गया है कि अलग अलग समूह के लोगों के लिए इस अतीत के अलग अलग मायने थे। उदाहरण के लिए पशुपालक अथवा कृषक का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। जैसा कि हम आज भी देख सकते हैं कि कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बड़े घर में रह रहा है तो कोई छोटे घर में रह रहा है, किसी के पास कार है, किसी के पास साइकिल है। ये विभिन्नताएं उस समय भी हुआ करती थी। उस समय भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग व्यवहार, रीति रिवाजों का पालन करते थे। जिस तरह से हमारे प्यारे भारत में आज भी कई तरह के रीति रिवाज फॉलो किए जाते हैं, कई तरह के रोज लोग रहते हैं, उसी तरह पहले भी होता था। उदाहरण के लिए आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। क्या आप भी इसी तरह खाना खाते हैं? आप अपना भोजन कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर करते हैं। इस तरह के भेद अतीत में भी विद्यमान थे। जिस तरह आज के समय में शहरों में रहने वाले लोग खेती नहीं करते, फिर भी उनको भोजन मिल जाता है, उसी तरह प्राचीन काल में भी कुछ लोग कृषि करते थे, कुछ लोग और कार्य किया करते थे, पर सभी के लिए खाना उपलब्ध होता था, भोजन। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी भिन्नताएं हैं कि कोई व्यक्ति किस तरह से रह रहा था तो दूसरा व्यक्ति उससे अलग तरीके से रह रहा है। इसके अतिरिक्त एक अन्य तरह का भेद है। उस समय शासक अपनी बीजों का लेखा जोखा रखते थे। यही कारण है कि हम उन शासकों तथा उनके द्वारा लड़ी जाने वाली लड़ाइयों के बारे में काफ़ी कुछ जानते हैं, जबकि शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक अथवा पशुपालक जैसे आम आदमी प्रायः अपने कार्यों का लेखा जोखा नहीं रखते थे। पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन को जानने में मदद मिलती है, हालांकि अभी भी उनके बारे में बहुत कुछ जानना शेष है। राजा रानी या फिर बड़े बड़े व्यापारी जो भी थे अपने बारे में लिखा करते थे, अपने विजय की गाथाएं लिखाया करते थे। इसकी वजह से उनके बारे में हम ज़्यादा जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। पर जो आम नागरिक थे, किसान थे, काश्तकार वगैरह थे, वो अपने बारे में ज़्यादा कुछ जानकारियाँ कहीं लिखते नहीं थे, इसलिए उनके बारे में हमें जानकारियाँ कम मिलती।
लेकिन पुरातत्व की सहायता से हमें उनके जीवन के बारे में जानने में जानकारियाँ मिल सकती हैं। तिथियों का मतलब क्या होता है यहाँ पे देखिए। अगर कोई तुमसे तिथि के विषय में पूछे तो तुम शायद उस दिन की तारीख, माह, वर्ष जैसे कि 2000 या इसी तरह का कोई और वर्ष बताओगे। वर्ष की गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। ईसा मसीह ईसाई धर्म के प्रवर्तक के उन्हीं के जन्म दिवस के तिथि के अनुसार ये सभी तिथियों की गणना की जाती है। 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से। अगर कोई कहे सन 2000 तो इसका मतलब ये हुआ ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष की बात हो रही है। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियों को ईपू यानी कि ईसा से पहले, ईसा पूर्व के रूप नाम में जाना जाता है। इस पुस्तक में हम 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए वर्तमान से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में ईपू यानी कि ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट का तात्पर्य, इसका तात्पर्य होता है बिफोर क्राइस्ट होता है। कभी कभी कुछ तिथियों में एडी लिखा पाती हूँ। ये एनो डोमिनी नामक दो लैटिन शब्द से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म वर्ष से है। एनो डोमिनी मतलब ईसा मसीह के जन्म वर्ष, ईसा पूर्व या फिर बिफोर क्राइस्ट मतलब ईसा के जन्म से पूर्व की सभी बातें। कभी कभी एडी की जगह सी तथा बीसी की जगह बीसी का प्रयोग होता है। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा, बीसी का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देश में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया। कौन सा कैलेंडर? ग्रेगोरियन। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षर का प्रयोग होता है जिसका बिफोर प्रेजेंट यानी कि वर्तमान से पहले होता है। जैसे हमारे प्यारे भारत देश में कई तरह के अभिलेख प्राप्त हुए, कई तरह की सभ्यताएं प्राचीन काल में रहा करती थी, उसी तरह से प्राचीन समय में विश्व के अन्य स्थानों पर भी कई सभ्यताएं रहा करती थी। यहाँ पे एक अभिलेख है, देखिए जैसा कि हमने पढ़ा अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। इनमें से कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। सभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं तथा लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका है। हम जो हिंदी इस समय लिख रहे हैं 200-300 साल 1000 साल पहले वही हिंदी का रूप अलग तरीके का था। ब्राह्मी लिपि पहले यूज हुआ करती थी, मतलब कई तरह की लिपियाँ यूज हुआ करती थी। समय के साथ उनमें परिवर्तन होता जाता है। विद्वान ये कैसे जान पाते हैं कि क्या लिखा था? इसका पता अज्ञात लिपि का अर्थ निकालने की एक प्रक्रिया द्वारा लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपि को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व यहाँ राजा रानी रहा करते थे। वैज्ञानिक क्या करते हैं, मतलब जो भी पुरातत्वविद या भाषाविद हैं, कई तरह की लिपियों को एक साथ लाते हैं, एक दूसरे से तुलना करते हैं, फिर उसका मतलब निकालने का प्रयास करते हैं। ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। जैसे यहाँ पे देखिए ये एक सर्कल है, इसका मतलब पी होता है। ये एक लाइन जैसा दिख रहा है, इसका मतलब एल होता है। ये कोई लिपि होगी मिस्र की। यहाँ पे एक ये पक्षी है, इसका मतलब ए होता है। इस ट्रायंगल का मतलब के होता है। तो इसी तरह कई लिपियों को एक साथ रख करके उनका कंपेरिजन किया जाता है, तब जाकर के उसके बारे में जानकारी निकलती है धीरे धीरे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसट्टो नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिला है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं तथा लिपियों यूनानी मिस्र लिपि के 2 प्रकार में है। कुछ विद्वान यूनानी पढ़ सकते हैं। उन्होंने बताया कि राजाओं तथा रानियों के नाम पर एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए, यानी कि कुछ वैज्ञानिक उसको पढ़ सकते थे यूनानी को, तो उन्होंने क्या बताया कि ये राजा रानी के नाम लिखे हैं। इन्हें कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक ध्वनियों की पहचान की, जैसा कि यहाँ पे आप देख चुके हैं। यहाँ एल अक्षर के लिए शेर, ए अक्षर के लिए चिड़िया के चित्र बने हैं। एक बार उन्होंने यह जान लिया कि विभिन्न अक्षर किसके लिए प्रयुक्त होते हैं तो ये आसानी से लेख को पढ़ सकते हैं। एक बार कई लिपियों का जब वो कंपेयर करते हैं तो ये पता चल जाता है कि इसका मतलब क्या हुआ। जब एक बार पता चल गया तो उस लिपि को आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पे कुछ उपयोगी शब्द दिए गए हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। यात्रा, पांडुलिपि क्या होती है, अभिलेख क्या होता है, पुरातत्व, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ कैसे निकाला जाता है, ये सभी हम पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट तिथियाँ दी गई हैं, जैसे कि कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। सबसे पहले क्या उपजाया गया था? जौ और गेहूँ उपजाया गया था। सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर यानी कि सिंधु नदी के आसपास के जो भी नगर थे वो 4700 वर्ष पूर्व बने थे। और गंगा घाटी के नगर मगध
का बड़ा साम्राज्य और समुद्री के किनारों में जो भी नगर थे वो 2500 वर्ष पूर्व बने थे और ये वर्तमान 2000। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर अभी तक आपने ठीक से पूरा लेक्चर सुना है तो ये अभी आप कर पाएंगे। ये बहुत आसान सा है, तो इसमें आपको समस्या नहीं होगी, इसको आप कर पाएंगे। तो साथियों, यही था हमारा क्लास 6 हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर। ये यहीं पे समाप्त होता है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि लोग प्राचीन समय के बारे में कैसे जान सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह यात्राएं क्यों किया करते हैं, प्राचीन लोगों के बारे में जानने के लिए हम कैसे कैसे जान सकते हैं, पांडुलिपियाँ क्या होती हैं, अभिलेख क्या होते हैं, और पांडुलिपियों या अभिलेखों को पढ़ा कैसे जाता है, हमारे भारत में नगरों का उद्गम कब हुआ, सिंधु सभ्यता के लोगों का विकास कब हुआ, या मगध साम्राज्य या हमारे प्यारे भारत के आसपास जितने भी का निर्माण हुआ वो कब हुआ, और खेती का उत्पादन कहाँ पे पहले हुआ। ये सभी चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ा, यही देखा। इस चैप्टर में इतना ही था। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ।